मैंने सुना था कि कुछ जगहों पर जाना किस्मत का खेल होता है और कुछ जगह ऐसी होती हैं जो आपको अपनी ओर खींचती हैं। ये बात मैंने अपने दादाजी से कई बार सुनी थी, लेकिन तभी से मैं इस कहानियों का हिस्सा मानकर टाल दिया करता था। वो एक ऐसा अनुभव था जिसने मेरी सोच और मेरी हिम्मत दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। आज भी जब उस घटना को याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और खौफनगर में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो ज़रूर से इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आपकी राय हमें ज़रूर दें। तो आइए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। ये घटना सन 1994 की है। उस दिन एक सर्द रात थी और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि कुछ कहानियाँ असल में हमारी किस्मत बन जाती हैं। उस साल मैं 19 का था और हर हफ्ते अपने चाचा के गांव जाया करता था। गांव का नाम था निजामपुर, जो मेरे घर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर था। चाचा के पास खेत और कई मवेशी थे जिनकी देखभाल के लिए मैं उनकी मदद करता था। उस दिन भी सुबह से खेत में काम कर रहा था और चाचा ने जोर दिया था कि रात में मैं वहीं रुक जाऊं, लेकिन मैंने मना कर दिया। रात में रास्ता सुनसान रहता है रवि, यहाँ रुक जाओ, कल सुबह चले जाना, चाचा ने कहा। लेकिन मैं जिद पर अड़ा रहा। मुझे घर लौटना जरूरी लगा। चाचा, मैं साइकिल से हूँ, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा, आप चिंता मत करिए। तो चाचा ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर ध्यान रखना रास्ता बड़ा सुनसान है और ठंड का मौसम है, अंधेरा जल्दी हो जाएगा। सर्दियों की रातें हमेशा जल्दी गिरती हैं। सूरज जैसे ही ढलता है हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल जाती है। चाचा के घर से निकलते वक्त सब कुछ ठीक था। मैंने सोचा था कि गांव से निकलते ही खेतों के रास्ते तेज पैडल मारकर मैं घर जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो मैंने अपनी साइकिल पर सामान बांधा, एक पतली सी जैकेट पहनी और चाचा को अलविदा कहकर निकल पड़ा। गांव के बाहर एक रास्ता साफ और चौड़ा था। आसमान में गुलाबी घटा छाई हुई थी और ठंडी हवा कानों को छूकर निकल रही थी। मुझे लगा कि ये सफर आसान होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया सूरज की रोशनी कम होती गई। अब खेतों की हरियाली और झाड़ियों के साए अंधेरे में बदलने लगे थे। हवा में ठंडक बढ़ चुकी थी। रास्ता पूरा सुनसान और डरावना हो गया था। सर्दियों की वो शाम धीरे धीरे एक अंधेरी रात में बदल रही थी। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। मैंने अपनी साइकिल के पेडल और तेजी से चलाए। रास्ते में छोटे छोटे पुल थे जिनके नीचे से ठंडी हवा और भी भयानक लगने लगी थी। अचानक मैंने देखा कि सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। वो लकड़ी का सहारा लिए सड़क के किनारे धीरे धीरे चल रहा था। मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि इतनी ठंड और अंधेरे में कोई इस वीराने में क्यों होगा। मैंने साइकिल रोककर उनसे पूछा, बाबा, ये रास्ता सही है ना? इससे मेरे गांव जाने में देर तो नहीं होगी? उन्होंने मेरी ओर देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। उनकी आंखें एकदम ठंडी थी, जैसे उनमें कोई भावना ही ना हो। मुझे एक पल के लिए डर लगा, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। मैंने सोचा शायद वो सुन नहीं पा रहे होंगे। मैंने फिर से पूछा, लेकिन इस बार उन्होंने अपना हाथ उठाया और बिना कुछ कहे एक दिशा की ओर इशारा किया। उनकी हरकतें कुछ अजीब थी, और मैं ठंड और अंधेरे में वहां ज्यादा देर रुकना नहीं चाहता था। मैंने उन्हें धन्यवाद कहा और अपनी साइकिल पर तेजी से पेडल मारते हुए आगे बढ़ गया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था सन्नाटा और गहराता जा रहा था। हवा पहले से ज्यादा ठंडी लगने लगी थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने एक दो बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे सिर्फ झूमते हुए पेड़ दिख रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद मेरी साइकिल की चेन अचानक टूट गई। रात का अंधेरा पहले से ही डरावना था और अब यह समस्या मेरी मुसीबत को और बढ़ा रही थी। मैंने साइकिल को सड़क के किनारे खड़ा किया और चेन ठीक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन सर्द हवा की वजह से उंगलियां एकदम जाम हो चुकी थी और अंधेरे में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। मेरे पास टॉर्च तो थी नहीं और साइकिल की छोटी सी हेडलाइट में सिर्फ सामने का रास्ता हल्का सा रोशन हो रहा था। ठंड इतनी बढ़ चुकी थी कि सांसें धुंध की तरह बाहर निकल रही थी। चारों ओर बस सन्नाटा था, किसी चिड़िया की आवाज तक नहीं आ रही थी। मैंने चारों तरफ नजर घुमाई
तो थोड़ी दूरी पर हल्की सी रोशनी चमकती नजर आई। ध्यान से देखा तो वहां एक पुराना सा बोर्ड था जिस पर बिछड़वा गांव लिखा हुआ था। रोशनी बोर्ड के पीछे से कहीं आ रही थी। शायद गांव के अंदर किसी घर के दिए की लौ थी। शायद वहां मदद मिल जाए, मैंने खुद से कहा। मैंने साइकिल को पकड़कर चलना शुरू किया। रास्ता कच्चा और ऊबड़ खाबड़ था। हवा में एक अजीब सी नमी थी, जैसे कहीं पास में कोई नदी या तालाब हो, लेकिन आसपास ऐसा कुछ भी नहीं था। उस गांव के मुख्य द्वार से अंदर घुसते ही अजीब सा माहौल मुझे महसूस हुआ। ठंड पहले से कहीं ज्यादा तेज लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा भी यहां ठहर गई हो। रास्ते के दोनों तरफ पुराने जर्जर मकान खड़े थे। उनकी दीवारों पर फटी हुई मिट्टी, टूटे छप्पर और झाड़ियों का कब्जा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये गांव बरसों से वीरान पड़ा हो। सन्नाटा इतना गहरा था कि मेरे कदमों की आवाज भी मुझे डरा रही थी। मैंने अपने कदम धीमे कर लिए और हर तरफ ध्यान से देखने लगा, लेकिन कहीं कोई इंसान या जानवर तक नहीं दिखा। एक आध मकान की खिड़की से झांकने की कोशिश की, लेकिन वहां भी अंधेरा ही था। आगे बढ़ते हुए मैंने एक पुराने कुएं को देखा। कुएं के किनारे की ईंटें टूट चुकी थी और उसके पास एक लंबा सा पेड़ खड़ा था जिसकी शाखाएं इतनी घनी थी कि वह अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थी। पेड़ की टहनियां हवा में हिल रही थी, लेकिन हवा का कोई शोर सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने सोचा कि किसी घर में दस्तक देकर मदद मांगी जाए। मैंने पास के एक खंडरनुमा घर में दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा इतना पुराना था कि हाथ लगाते ही चरमराने की आवाज आई। मैंने एक बार और कोशिश की। कोई है? कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर से दस्तक दी, लेकिन घर से सिर्फ सन्नाटे की ही गूंज वापस आई। मैं थोड़ा और अंदर की तरफ बढ़ा। अगला घर उससे भी ज्यादा जर्जर लग रहा था। उसकी खिड़की टूटी हुई थी और अंदर धुप अंधेरा था। मैंने उस घर के दरवाजे पर दस्तक दी। इस बार मेरी आवाज थोड़ी तेज थी। सुनिए, कोई है? मेरी मदद कीजिए। लेकिन फिर वही नतीजा, कोई जवाब नहीं। अब मेरे मन में डर बढ़ने लगा था। यह कैसा गांव है जहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा? मैंने खुद को समझाया कि शायद यह गांव सचमुच में वीरान है और यहां अब कोई नहीं रहता। लेकिन अगर ऐसा था तो वो रोशनी कहां से आ रही थी जो मैंने बाहर से देखी थी? मैंने सोचा कि थोड़ा और अंदर चलकर देखा जाए। शायद गांव के किसी कोने में कोई रहता हो। हवा बहुत ठंडी हो गई थी और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे घूर रही हो। मेरे पैर खुद ब खुद धीमे चलने लगे थे। हर कदम के साथ मेरा डर बढ़ता जा रहा था। तभी मेरी नजर एक आदमी पर पड़ी। वो गांव के एक पुराने जर्जर से घर के दरवाजे के पास खड़ा था। उसने सफेद कुर्ता और धोती पहनी हुई थी और उसके सिर पर पगड़ी थी। उसकी उम्र करीब 50-55 साल होगी। उसकी छवि अंधेरे और ठंड में कुछ अजीब सी लग रही थी। उसने मुझे देखा और मुस्कुराया। ये मुस्कान पहली नजर में दोस्ताना लगी, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो उसमें कुछ ऐसा था जो मुझे भीतर तक एहसास कर गया। उसकी आंखें ठंडी और खाली सी लग रही थी, जैसे उनमें कोई भावना ही ना हो। उसने धीमी आवाज में पूछा, अरे भाई, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे वो हवा में तैर रही हो। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, जी, मेरी साइकिल की चैन टूट गई है। इस वीराने में कोई मदद नहीं मिल रही, तो सोचा गांव में किसी से मदद मांग लूं। वो कुछ देर तक मुझे घूरता रहा। उसकी मुस्कान गहरी हो गई। फिर उसने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, आओ अंदर चलो। इतनी ठंड में बाहर क्यों खड़े हो? चाय पीते हैं, फिर मैं तुम्हारी मदद करता हूं। उसकी बात सुनकर मेरा मन डोल गया। माहौल पहले ही अजीब था और उस पर उसकी मुस्कान और उसकी आवाज मुझे भीतर तक बेचैन कर रही थी। पर ठंड और अंधेरे की वजह से मैंने अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश की। मैंने सोचा शायद मैं बेवजह डर रहा हूं। आखिर वो मेरी मदद ही तो करना चाहता है। तो मैंने उसकी बात मान ली और मैंने हल्की सी मुस्कान देते हुए कहा, ठीक है भाई साहब, लेकिन ज्यादा देर न लगे, मुझे जल्दी घर पहुंचना है। उसने सिर हिलाया और दरवाजे की तरफ इशारा किया, चलो अंदर आओ। ठंड बहुत तेज है,
बाहर खड़े रहने का कोई फायदा नहीं। मैंने अपनी साइकिल को दीवार से सहारे टिका दिया और उसके पीछे पीछे घर के अंदर चल पड़ा। पर घर के अंदर दाखिल होते ही हर कदम के साथ मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठ रहा था। उसकी चाल धीमी थी और हर बार जब वो मुड़कर मेरी तरफ देखता तो उसकी मुस्कान और गहरी हो जाती। घर के दरवाजे के पास पहुंचते ही मैं ठिठक गया। दरवाज़ा इतना पुराना और जर्जर था कि उसके लकड़ी के तख्ते उखड़ गए। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, अंदर से ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। उस हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी पुराने कमरे में बरसों से बंद चीजें सड़ गई हो। आओ अंदर आ जाओ, उसने कहा। मैं अंदर गया। कमरे के अंदर का माहौल और भी अजीब था। एक कोने में तेल का एक पुराना दिया जल रहा था, जिसकी लौ धीमे धीमे कांप रही थी। कमरे में सिर्फ एक टूटी खाट, एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी और एक टेबल थी। दीवारों पर कई काई जमी हुई थी और हर जगह धूल ही धूल थी। ऐसा लग रहा था कि ये घर सालों से यूं ही पड़ा है। मैंने हल्के से स्वर में पूछा, भाई साहब, ये गांव इतना सुनसान क्यों है? कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? उसने मेरी बात अनसुनी कर दी और दिए के पास रखी केतली को उठाने लगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पहले चाय पियो, इतनी ठंड में ये सब सवाल ठीक नहीं लगते। मैं उसकी ये बात सुनकर चुप हो गया। मेरे पास कोई और विकल्प भी नहीं था। मैंने एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठते हुए अपने चारों ओर देखा। कमरे के एक कोने में एक पुराना आईना रखा था। उसमें कुछ अजीब सा दिख रहा था, जैसे शीशे में कोई परछाई झलक रही हो, लेकिन जब मैंने ठीक से देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। तभी उसने मेरे लिए एक मिट्टी के कप में चाय डालकर मेरी तरफ बढ़ाई। उसने कहा, लो चाय पियो, ये ठंड में तुम्हें ताकत देगा। मैंने कप पकड़ा, लेकिन उसमें से उठने वाली भाप में भी वही अजीब सी गंध थी जो मुझे दरवाजे पर महसूस हुई थी। मैंने डरते डरते एक घूंट पिया। चाय कड़वी थी और उसके स्वाद में कुछ ऐसा था जो मुझे सामान्य नहीं लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ रुका क्यों। ठंड, डर और अजीब माहौल के बीच मेरा मन लगातार कह रहा था, यहाँ से भागो। लेकिन मैं ठंड और थकान से इतना कमज़ोर हो चुका था कि मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। मैंने कप को धीरे से टेबल पर रख दिया और कहा, आप मेरी साइकिल की चैन देख सकते हैं, मुझे जल्दी निकलना है। उसने मेरी बात सुनकर फिर से वही गहरी मुस्कान दी और कहा, इतनी जल्दी क्यों? अभी तो पूरी रात पड़ी है, आराम करो, बाहर ठंड बहुत है। उसकी ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कमरे की हवा अचानक और भारी लगने लगी थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी ऐसे जाल में फंस गया हूं जहां से निकल पाना इतना आसान नहीं होगा। तुम बहुत किस्मत वाले हो जो इस गांव में आए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। यहाँ का माहौल थोड़ा अलग है, लेकिन घबराओ मत, तुम मेरी मेहमान नवाजी में हो। उसकी बातों ने मुझे सुकून भी दिया और थोड़ा बेचैन भी कर दिया। मैंने उससे पूछा, आपके गांव में इतने कम लोग क्यों हैं? उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जो लोग यहाँ आते हैं वो यहीं के होकर रह जाते हैं। उसकी ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोचा कि जल्द से जल्द यहाँ से अब निकल जाना चाहिए, तो मैंने उससे कहा कि मुझे साइकिल ठीक करानी है और घर जल्दी जाना है। तो उसने कहा, इतनी रात को कहाँ जाओगे? सुबह होते ही मैं तुम्हारी साइकिल ठीक करवा दूंगा। मैंने उसकी बात मान ली और मेरा मन नहीं मान रहा था, लेकिन मैंने जब खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की तो देखा कि बाहर भयंकर धुंध फैली हुई थी। करीब आधी रात का वक्त हो रहा होगा। दिया अब तक जल रही थी, लेकिन उसकी लौ धीमी हो चुकी थी। मैं खाट पर लेटा हुआ था, लेकिन नींद मुझसे कोसों दूर थी। हर छोटी छोटी आवाज मुझे चौंका रही थी। अचानक मुझे बाहर से हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी। पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे कोई धीमे कदमों से चल रहा हो। ठक ठक ठक। आवाज बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई जूते पहने हुए बाहर खुले आंगन में टहल रहा हो। मैंने सोचा शायद वही आदमी होगा जिसने मुझे यहाँ ठहरने को कहा था। लेकिन कुछ ही पल के बाद मुझे एक और आवाज सुनाई दी। ये आवाज किसी के धीमे धीमे हंसने की थी। ये बेहद खौफनाक और रहस्यमयी हंसी। आवाज इतनी हल्की थी कि जैसे कोई जानबूझकर इसे दबाकर हंस रहा हो।
मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे पैंट में पेशाब छूट गई हो। एक 19 साल के लड़के के साथ ये सब होना कोई मजाक बात नहीं होती। ये तो पता नहीं मैं कैसे झेल पा रहा था ये सब। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद ये मेरी थकान और डर का असर है। इस वीराने में मेरे मन में अजीब सी कल्पनाएं हो रही हैं, लेकिन जितना मैंने खुद को समझाने की कोशिश करता उतनी ही आवाज़ें तेज होने लगी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। कमरे के अंदर सन्नाटा और बाहर का ये रहस्यमयी शोर मुझे मानसिक रूप से कमज़ोर कर रहा था। थोड़ी हिम्मत जुटाकर मैंने खाट से उठने का फैसला किया। कमरे में इतनी ठंड थी कि मेरे हाथ पैर सुन्न हो रहे थे, लेकिन डर के बावजूद मैंने दरवाजे के पास जाने की हिम्मत की। दरवाजे के नीचे एक पतली सी दरार थी जिससे बाहर का हल्का उजाला अंदर आ रहा था। मैंने घुटनों के बल बैठकर दरार से झांकने की कोशिश की, पर जो मैंने उस दरार से देखा उसने मेरी सांसें रोक दी। दरवाजे के बाहर कई परछाइयां चलती हुई नजर आई। ये परछाइयां इंसानों की थी, लेकिन उनके चलने का अंदाज सामान्य नहीं था। कोई झुककर चल रहा था तो कोई खिसकता हुआ। उनकी परछाइयों की गति अनियमित थी, जैसे वे किसी पुराने खौफनाक नाटक का हिस्सा हो। मैंने अपनी आंखों को मलकर ध्यान से देखा। परछाइयां बार बार इधर उधर घूम रही थी, लेकिन उनके साथ कोई ठोस शरीर नहीं था। ये दृश्य देखकर मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। मेरी हिम्मत अब जवाब दे रही थी। मैंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और पीछे हटने लगा। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था और ठंडक के बावजूद मुझे लग रहा था जैसे मेरे अंदर आग जल रही हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। दरवाजे के बाहर हो रही गतिविधियों थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल था, ये जगह सामान्य नहीं है, मुझे यहाँ से निकलना है किसी भी तरह। मेरे आंखों से आंसू बह जा रहे थे, अपने घर वालों को याद करके और चाचा की बात ना मानकर, लेकिन ठंड और डर ने मुझे जकड़ रखा था। मैं खाट पर वापस जाकर लेट गया, लेकिन अब आंखें बंद करने भी हिम्मत नहीं हो रही थी। किसी तरह से वो रात बीती और सुबह हुई, और सुबह होते ही मैंने उस आदमी से विदा लेने की कोशिश की, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अब इस गांव का हिस्सा हो, यहां से तुम्हारा बाहर जाना अब नामुमकिन है। उसकी आंखों में भयानक चमक थी। अचानक उसकी शक्ल बदलने लगी। वो आदमी नहीं बल्कि एक जिन था। उसने कहा, सालों से यहाँ मैं अकेला हूँ, जो भी इस गांव में आता है उसे मैं अपना दोस्त बना लेता हूँ। मैंने डरते हुए कहा, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। उसने ठहाका लगाते हुए कहा, तुमने मेरी चाय पी ली है और अब तुम मुझसे हमेशा के लिए जुड़ चुके हो। मैंने उसकी गैर मौजूदगी में हिम्मत जुटाकर भागने की कोशिश की। गांव से बाहर निकलने के लिए मैंने कई रास्ते ढूंढे, लेकिन हर बार मैं वहीं लौट आता था जहां से चला था। ऐसा लगता था जैसे इस गांव ने मुझे कैद कर लिया हो। हार मानने के बाद आखिरकार मैंने उस जिन का सामना करने का सोचा। जब मैंने उसे गांव में ढूंढा तो कुछ ही दूरी पर वो आदमी जिसने मुझे अंदर बुलाया था अब एक पेड़ के पास खड़ा था, लेकिन इस बार वो अलग लग रहा था। उसकी सफ़ेद धोती और कुर्ता पहले से ज़्यादा चमक रहे थे और उसका चेहरा किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी अलौकिक शक्ति जैसा लग रहा था। उसकी आंखों में गहराई थी और उसकी मुस्कान में अब डरावना एहसास और बढ़ गया था। मैंने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्यों रोक रहे हो? मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। वो आदमी एकदम चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज़ अब वैसी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। उसने कहा, मैं वो हूँ जिसे तुम नहीं समझ सकते। ये गाँव सिर्फ मेरा है। यहाँ जो आता है वो यही गाँव कर रह जाता है। तुम भी अब मेरे पास हो। उसके ये शब्द सुनकर मेरे पसीने छूट गए। मेरी आवाज़ कांपने लगी, लेकिन मैंने फिर भी कहा, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे? वो एक पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं अकेला हूँ, यहाँ कोई नहीं आता, सब मुझे छोड़कर चले गए। मैं नहीं चाहता कि तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओ। तुम मेरे दोस्त बनोगे। मैंने हिम्मत करके उससे कहा, देखो, मैं इंसान हूँ,
मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, मुझे अपने घर लौटने दो। अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं वादा करता हूँ कि हर साल मैं तुम्हें मिलने आऊँगा। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरी बात सुनकर वो थोड़ी देर तक चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो मेरे शब्दों को परख रहा हो। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम वादा करते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन याद रखना, अगर तुम अपना वादा तोड़ोगे तो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और तब मैं तुम्हें अपने साथ हमेशा के लिए यहीं पर रोक लूंगा। उसकी ये बात ने मेरी रीढ़ की हड्डी में सिरन पैदा कर दी। मैंने तुरंत सिर हिलाकर हामी भरी। हाँ, मैं वादा करता हूँ, मैं हर साल यहाँ आऊँगा तुमसे मिलने। वो आदमी या जो भी बता वो अब धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसके शरीर के चारों ओर एक धुंधलापन सा छा गया और वो हवा में खुलने लगा। उसने आखिरी बार कहा, जाओ, लेकिन अपना वादा मत भूलना। उस जिन ने मेरे शब्दों पर यकीन किया और मुझे जाने दिया। मैंने गांव की सीमाओं को पार किया और तेजी से साइकिल चलाते हुए अपने घर पर पहुंचा, लेकिन पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन मैं जब घर पर पहुंचकर इस घटना का जिक्र मैंने अपने पिताजी से किया तो उन्होंने ये बताया कि इस नाम का तो कोई भी गांव वहां पर मौजूद नहीं है। मुझे विश्वास नहीं हुआ तो मैंने अपने और जानकार लोगों से पूछताछ की, तो उन्होंने भी यही बोला कि ऐसा कोई गांव हमारे आसपास या दूर दूर तक मौजूद ही नहीं है। और जब मेरी चाचा से मुलाकात हुई तो मैंने उनसे भी पूछा और उन्होंने भी वही उत्तर दिया जो बाकियों ने दिया था। यकीन कर पाना बहुत मुश्किल था। मेरा दिल तक दहल गया था। डर की वजह से मुझे तेज बुखार ने जकड़ लिया और बहुत दिनों तक मेरी तबीयत खराब रही। आज भी उस गांव की याद मेरे जहन में उठती है। वो जिन अब भी मेरा इंतजार कर रहा होगा, लेकिन मैं दोबारा वहां कभी नहीं गया। उस घटना ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। इस कहानी को सुनाने का मकसद बस इतना है कि अगर कभी किसी वीरान जगह पर जाओ तो संभल कर रहना। कौन जानता है कि किस मोड़ पर कौन तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।